हे सलार, सोचो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक ऐसी बिल्डिंग है जो बनी थी 2560 बीसीई में, यानी जब रोम नहीं था, ग्रीस नहीं था और इंग्लिश लैंग्वेज में एक भी वर्ड नहीं था, आज भी वो खड़ी है। यह है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, एंशिएंट इजिप्ट का सबसे बड़ा वंडर। इसे बनाने में 20 साल लगे थे और यह फेरो खुफू के लिए बना था, लेकिन इसकी साइज और वेट वो तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। चलो देखते हैं कितना मैसिव है यह स्ट्रक्चर। तो सलार, इसकी हाइट है 146 मीटर्स। अगर तुम एक मॉडर्न 40 स्टोरी बिल्डिंग इमेजिन करो तो यह उतना ही टॉल है, और यह बना था 4500 साल पहले, जब क्रेन्स नहीं थे, मशीनरी नहीं थी, सिर्फ ह्यूमन पावर और जीनियस इंजीनियरिंग। माइंड ब्लोइंग, राइट? अब बेस को देखो, इसका बेस इतना वाइड है कि उस पर 10 फुटबॉल फील्ड्स फिट हो जाएंगे। हाँ, 10 पूरे फील्ड्स। यानी अगर तुम इसके ऊपर वॉक करना शुरू करो तो पूरा घूमने में घंटों लग जाएंगे। ये सिर्फ तौल नहीं है, ये इनक्रेडिबली वाइड भी है। अब सबसे क्रेजी पार्ट, टोटल वेट 6 मिलियन टन्स, और ये बना है 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक से। हर एक ब्लॉक का वेट एक अडल्ट एलिफेंट के बराबर है। सोचो, 2.3 मिलियन एलिफेंट्स को स्टैक करके एक स्ट्रक्चर बनाना, और वो भी बिना मॉडर्न टूल्स के। अब सवाल ये है, कैसे? नो क्रेन्स, नो ट्रक्स, नो कंप्यूटर्स फॉर कैलकुलेशंस, फिर भी इतनी प्रिसाइज इंजीनियरिंग कि आज के इंजीनियर्स भी इंप्रेस्ड हैं। हर ब्लॉक परफेक्टली अलाइंड है। एंशिएंट इजिप्शियंस की इंटेलिजेंस और डिटर्मिनेशन ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये ह्यूमन कैपेबिलिटी का प्रूफ है। तो मिली है फेरो खुफू से, इजिप्ट का रूलर जिसे लोग लिविंग गॉड मानते थे। वो सिर्फ एक किंग नहीं था, वो था सन गॉड रा का अर्थली रिप्रेजेंटेटिव। उसकी हर कमांड डिवाइन ऑर्डर थी, और उसने डिसाइड किया एक टूम बनाने का। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी टूम नहीं था सलार। खुफू ने सोचा, मुझे एक ऐसा मॉन्यूमेंट चाहिए जो इटर्निटी तक खड़ा रहे। एक स्ट्रक्चर इतना ग्रैंड, इतना परफेक्ट कि हजारों साल बाद भी लोग देखें और सोचें, ये कैसे पॉसिबल है। अब सुनिए सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट। आज अगर आप जीपीएस टेक्नोलॉजी से पिरामिड के बेस को मेजर करें तो चारों कॉर्नर्स में सिर्फ 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। 2 सेंटीमीटर, ये एक कॉइन के थिकनेस से भी कम है, 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स के साथ। अब सोचिए, नो लेजर लेवल था, नो जीपीएस था, नो मॉडर्न मशीनरी थी, फिर भी इतनी एक्यूरेसी कैसे? हर ब्लॉक परफेक्टली अलाइंड, हर कॉर्नर मैथमेटिकली प्रिसाइज। यह सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं था, यह था इंजीनियरिंग का मास्टरपीस जो अपने टाइम से हजारों साल आगे था। खुफू का विजन था एक इटर्नल लेगेसी, और उसने वो अचीव कर लिया। आज भी ग्रेट पिरामिड खड़ा है, दुनिया के 7 वंडर्स में से अकेला जो अभी तक सरवाइव कर रहा है। 4500 साल और काउंटिंग। पिरामिड्स बनाने के लिए जो पत्थर यूज हुए, कुछ तो 800 किलोमीटर दूर से लाए गए थे, और हर एक ब्लॉक का वेट था 7 मिग फाइटर जेट्स जितना। तो पहले समझते हैं कि पिरामिड्स में 2 तरह के स्टोन्स यूज हुए। बाहरी वॉल्स के लिए बेसिक लाइमस्टोन, ये तो आसान था क्योंकि ये नियर बाय तूरा क्वारी से मिल जाता था। लेकिन अंदर के चेम्बर्स में जो मैसिव ग्रेनाइट ब्लॉक्स थे, वो प्रॉब्लम बन गए, क्योंकि ग्रेनाइट सिर्फ असवान में मिलता था। अब देखो सलार, यहां रियल चैलेंज शुरू होती है। असवान से गीजा तक 800 किलोमीटर का डिस्टेंस, और रिमेंबर, हर ग्रेनाइट ब्लॉक का वेट 70 टन तक था। कोई ट्रक्स नहीं, कोई क्रेन्स नहीं, कोई मॉडर्न मशीनरी नहीं। तो फिर कैसे? एंशिएंट इजिप्शियंस ने एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन था नाइल रिवर। हाँ, वही नदी जो इजिप्ट की लाइफलाइन थी। इंजीनियर्स ने स्पेशली डिजाइन्ड वुडन बार्जेस बनाए, मैसिव फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। हर बार्ज पर 1 या 2 ग्रेनाइट ब्लॉक्स रखे जाते थे। फिर नाइल की नेचुरल करंट का यूज करके धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ ट्रांसपोर्ट होता था। शेड्यूल रूट्स थे, कोऑर्डिनेटेड टीम्स थीं। अब सोचो, ये सिर्फ स्टोन्स मूव करना नहीं था, ये था प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट।
क्वारी वर्कर्स को कोऑर्डिनेट करना, बारिश के सीजन को ट्रैक करना, जब नील का वाटर लेवल हाई हो, लोडिंग अनलोडिंग की टाइमिंग प्लान करना, ये सब 4500 साल पहले। मॉडर्न लॉजिस्टिक्स कंपनीज आज जो करती हैं, एंशिएंट इजिप्शियंस ने तब कर दिया था। चलो इसे पर्सपेक्टिव में रखते हैं। ग्रेट पिरामिड में लगभग 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स हैं, प्लस हजारों ग्रेनाइट ब्लॉक्स। हर सिंगल ब्लॉक मैन्युअली क्वारीड, मैन्युअली लोडेड, मैन्युअली ट्रांसपोर्टेड। कोई मिस्टेक्स नहीं, कोई शॉर्टकट्स नहीं। प्योर इंजीनियरिंग ब्रिलियंस और ह्यूमन कोऑर्डिनेशन का रिजल्ट है ये पिरामिड। तो सलार, अगली बार जब तुम पिरामिड्स के बारे में सुनो, याद रखना कि ये सिर्फ पत्थर की स्ट्रक्चर नहीं है, ये है एंशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मास्टरपीस। 800 किलोमीटर दूर से 70 टन ब्लॉक्स लाना, नाइल रिवर को हाईवे बनाना और सब कुछ परफेक्टली कोऑर्डिनेट करना। अमेजिंग, राइट? हे सलार, तो इमेजिन करो, एक एंशिएंट इजिप्शियन वॉल पेंटिंग है जहां वर्कर्स एक मैसिव स्टोन ब्लॉक को खींच रहे हैं, लेकिन एक आदमी बस पानी डाल रहा है ग्राउंड पे। वियर्ड, राइट? हिस्टोरियंस से सोचा ये कोई रिलीजियस रिचुअल है, तो हिस्टोरियंस ने सेंचुरीज तक यही माना कि ये कोई सेरेमोनी है। बट देन मॉडर्न साइंटिस्ट ने एक्चुअली टेस्ट किया। उन्होंने रियल सैंड पर स्लेड्स खींचे, ड्राई सैंड पर और फिर वेट सैंड पर, और रिजल्ट माइंड ब्लोइंग था। वेट सैंड ने फ्रिक्शन को हाफ कर दिया। तो सलार, अब साइंस समझते हैं। ड्राई सैंड में ग्रेन्स लूज होते हैं, वे रोल करते हैं, शिफ्ट करते हैं, लेकिन जब तुम थोड़ा वाटर ऐड करते हो तो सरफेस टेंशन एक थिन लेयर बनाता है जो ग्रेन्स को बाइंड करता है। सैंड पार्टिकल्स एक स्टेबल सरफेस बन जाते हैं, ऑलमोस्ट लाइक कंप्रेस्ड सॉलिड। अब देखो रियल वर्ल्ड इंपैक्ट। अगर एक स्टोन ब्लॉक को मूव करने के लिए 100 मैन की फोर्स चाहिए ड्राई सैंड पर, तो वेट सैंड पर सिर्फ 50 मैन। ये लिटरली हाफ एफर्ट है। एंशिएंट इजिप्शियंस ने यह डिस्कवर किया बिना किसी लैब, बिना किसी टेक्स्ट बुक के, सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, टू मच वाटर प्रॉब्लम। अगर तुम बहुत ज्यादा वाटर ऐड करो तो सैंड सैचुरेटेड हो जाता है और फ्रिक्शन फिर से बढ़ जाता है। परफेक्ट स्वीट स्पॉट है अराउंड 2 to 5% मॉइस्चर। इजिप्शियंस ने ये एग्जैक्ट बैलेंस समझा था ट्रायल एंड एरर से, हर सिंगल ब्लॉक के साथ। और ये प्रिंसिपल आज भी रेलेवेंट है। मॉडर्न इंजीनियर्स भी यही टेक्निक यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, माइनिंग ऑपरेशंस में। वो इजिप्शियन वर्कर जो पेंटिंग में पानी डाल रहा था, वो था पहला फ्रिक्शन इंजीनियर। नो डिग्री, नो इक्वेशंस, बस प्रैक्टिकल जीनियस। तो सलार, अगली बार जब तुम कोई एंशिएंट पेंटिंग देखो, रिमेंबर, वे सिर्फ आर्ट नहीं है, वे हैं साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज हिडन इन प्लेन साइट। फ्रिक्शन को कॉन्कर करना 4000 साल पहले, बस थोड़े से पानी से। प्रिटी अमेजिंग, राइट? इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख मैसिव स्टोन ब्लॉक्स को 146 मीटर्स की हाइट तक कैसे उठाया गया। देखिए, हर एक ब्लॉक का वेट लगभग 2.5 टन्स था, और कोई क्रेन्स नहीं थे, कोई मॉडर्न मशीनरी नहीं थी। तो साइंटिस्ट ने 3 मेन थ्योरीज प्रपोज की हैं। आज हम इन तीनों थ्योरीज को समझेंगे और देखेंगे कि कौन सी सबसे लॉजिकल लगती है। तो पहली थ्योरी है स्ट्रेट रैंप। इसमें इमेजिन करो कि पिरामिड के एक साइड पर एक सीधी चढ़ाई बनाई जाती है। वर्कर्स ब्लॉक्स को रैंप पर खींचते हुए ऊपर ले जाते हैं। लेकिन यहां प्रॉब्लम है सलार, जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता जाता है, रैंप को भी उतना ही लंबा और मजबूत बनाना पड़ता। अब सोचो, अगर पिरामिड 146 मीटर्स ऊंचा है तो रैंप को कम से कम 1.5 किलोमीटर लंबा होना पड़ेगा, और इस रैंप को बनाने में पिरामिड से भी ज्यादा मटेरियल लगता। यही इस थ्योरी की सबसे बड़ी वीकनेस है। अब आती है दूसरी थ्योरी, स्पाइरल आउटर रैंप। इसमें रैंप पिरामिड के चारों तरफ घूमती हुई स्पाइरल की तरह बनाई जाती है, जैसे कोई माउंटेन रोड जो घूम घूम कर ऊपर जाती है। ये स्ट्रेट रैंप से बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि रैंप छोटी रहती है और पिरामिड के साथ साथ बढ़ती है। लेकिन इस थियरी में भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। स्पाइरल रैंप पिरामिड की आउटर सरफेस को कवर कर देती है, तो बिल्डर्स कॉर्नर्स और एजेस को एक्यूरेटली चेक कैसे करते हैं? ये एक सीरियस क्वेश्चन है जो आर्किटेक्ट्स को परेशान करता है। और अब आती है सबसे फैसिनेटिंग थ्योरी,
जान पियर हुदै की 2007 इंटरनल स्पाइरल रैम्प थ्योरी। इसमें रैम्प पिरामिड के अंदर बनाई जाती है। बाहर से पिरामिड स्मूथ दिखती है, लेकिन अंदर एक सीक्रेट स्पाइरल टनल है। वर्कर्स इस इंटरनल टनल से होते हुए ब्लॉक्स को ऊपर ले जाते हैं। तो सलार, हमने 3 थ्योरीज देखी। स्ट्रेट रैम्प जो बहुत लंबी थी, स्पाइरल आउटर रैम्प जो कॉर्नर्स को छुपा देती थी, और हुदी की इंटरनल रैम्प जो सबसे क्लेवर सॉल्यूशन लगती है। ग्रेट पिरामिड आज भी अपने सीक्रेट छुपाए बैठा है। तो इमेजिन करो, 1990 में इजिप्ट में एक टूरिस्ट का घोड़ा अचानक जमीन में धंस गया, और जो मिला वो पूरी हिस्ट्री को बदल देने वाला था। ग्रेट पिरामिड को किसने बनाया? जो आंसर तुम सोचते हो वो शायद गलत है। उस घोड़े के नीचे मिला एक पूरा शहर। हाँ, एक कंप्लीट वर्कर सिटी। यहां बेकरीज थीं जो रोज 10,000 लोव्स ऑफ ब्रेड बनाती थीं। डॉर्मेट्रीज, मेडिकल फैसिलिटीज, टूल वर्कशॉप्स, सब कुछ था। तो स्लेव्स नहीं थे ये लोग, ये तो ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल्स थे। तो एक्चुअली कौन थे बिल्डर्स? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताती है स्टोन कटर्स, सर्वेयर्स, रैंप इंजीनियर्स, लॉजिस्टिक्स टीम्स, हर एक स्पेशलिस्ट था अपने काम में। इन्हें सैलरी मिलती थी, बियर और ब्रेड में पेमेंट होती थी, मेडिकल केयर भी था। ये इजिप्ट के रिस्पेक्टेड सिटीजन्स थे, स्लेव्स नहीं। अब सलार, इसका स्केल समझो। 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स, हर एक 2.5 टन्स का, 20 साल में बना। इसके लिए चाहिए प्रिसिजन इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और थाउजेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड वर्कर्स। स्लेव्स से ये लेवल की ऑर्गेनाइजेशन और स्किल इम्पॉसिबल है। ये था सिस्टमैटिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये आंसर क्यों मैटर करता है? क्योंकि स्लेव नैरेटिव ने सेंचुरीज तक एंशिएंट इजिप्ट को अंडर एस्टिमेट किया। रियलिटी ये है, वो एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, अर्बन प्लानिंग थी, सोशल वेलफेयर सिस्टम्स थे, इंजीनियरिंग एक्सीलेंस थी। ये पिरामिड सिर्फ स्टोन्स का स्ट्रक्चर नहीं, ये है ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन और स्किल का मॉन्यूमेंट। सोचो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के बारे में, बुर्ज खलीफा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो भी तो स्पेशलाइज्ड टीम्स, इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स से बनी है। ग्रेट पिरामिड था एंशिएंट वर्ल्ड का वैसा ही मेगा प्रोजेक्ट। डिफरेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी की है, अप्रोच की नहीं। स्मार्ट प्लानिंग हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है। तो सलार, अगली बार जब तुम ग्रेट पिरामिड के बारे में सुनो, याद रखना, वो बनाया गया था पेड प्रोफेशनल्स ने, रिस्पेक्टेड सिटीजन्स ने। एक घोड़े के धंसने से मिला सच। हिस्ट्री अक्सर हमें सरप्राइज करती है, बस खोदने की जरूरत होती है। मिथ्स क्यों बनाए गए थे? लेकिन ये कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था, ये तो कॉस्मिक सर्वाइवल प्लान था। क्योंकि अगर फैरो का आफ्टर लाइफ डिस्टर्ब हो जाए तो सूरज नहीं उगेगा, नाइल नहीं बहेगी और पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। तो पहली बात समझो, एंशिएंट इजिप्शियंस के लिए डेथ कोई एंडिंग नहीं थी। ये तो एक डोरवे थी, एक दूसरी वर्ल्ड का एंट्रेंस। जैसे हम एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं, वैसे ही वो मानते थे कि सोल एक वर्ल्ड से दूसरी वर्ल्ड में ट्रैवल करती है, और फैरो को उस जर्नी के लिए तैयार रहना पड़ता था। अब सलार, यहां ट्विस्ट है। फैरो कोई नॉर्मल रूलर नहीं था, वो एक लिविंग गॉड था, रा यानी सन गॉड का अर्थ पर रिप्रेजेंटेटिव। तो इमेजिन करो, जब फैरो मरता है तो ये सिर्फ एक किंग की डेथ नहीं है, ये तो खुद भगवान का अर्थली फॉर्म जो गायब हो रहा है, और उसकी सोल को सेफली आफ्टर लाइफ में पहुंचाना, ये प्योर कॉस्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो अगर फैरो का बॉडी डिस्टर्ब हो जाए या उसकी सोल आफ्टर लाइफ में नहीं पहुंच पाए, तो कॉस्मिक ऑर्डर टूट जाएगा, सूरज रुक जाएगा, नाइल सूख जाएगी, क्रॉप्स फेल हो जाएंगी, केओस फैल जाएगा, पूरी इजिप्शियन सिविलाइजेशन का एक्सिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगा। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं था, ये उनकी रियलिटी थी, उनका साइंस था। इसीलिए पिरामिड ये कोई मॉन्यूमेंट नहीं था, ये एक कॉस्मिक मशीन था, एक इंडिस्ट्रक्टिबल फोर्ट्रेस जो फैरो के बॉडी को प्रोटेक्ट करे, एक स्टेयरवे टू हेवन जो उसकी सोल को डायरेक्टली रा के पास पहुंचाए। पिरामिड की हर स्टोन, हर एंगल, हर चेंबर, सब कुछ कैलकुलेटेड था, क्योंकि इस पर पूरी सिविलाइजेशन की सर्वाइवल डिपेंड करती थी। यह आर्किटेक्चर नहीं था, यह सर्वाइवल इंजीनियरिंग थी। तो सलार, पिरामिड सिर्फ टूम्स नहीं थे, वो एंशिएंट इजिप्ट का इंश्योरेंस पॉलिसी थे यूनिवर्स के साथ।
डेथ को ट्रांजिशन में बदलना, फेरो को गॉड बनाना और पूरी सिविलाइजेशन को कॉस्मिक केओस से बचाना, यही पिरामिड का असली पर्पस था। क्या एलियंस ने पिरामिड्स बनाए थे? यह सवाल सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह तो बस एक क्रेजी आइडिया है, लेकिन वेट करो, पहले इसे सीरियसली लेते हैं। तो एलियन थ्योरी क्या कहती है? पहली बात, ग्रेट पिरामिड में 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स हैं। हर एक का वेट 2.5 टन्स है और यह सब बनाया गया था बिना मॉडर्न मशीनरी के, सिर्फ कॉपर टूल्स के साथ। यह तो इम्पॉसिबल लगता है, राइट? और दूसरी बात, अलाइनमेंट। पिरामिड के साइड्स परफेक्टली अलाइन होते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब कुछ मैथमेटिकली प्रिसाइज है। बिना कॉम्पस के, बिना सैटेलाइट के कैसे पॉसिबल है? यही तो एलियन थियरी सपोर्टर्स का मेन आर्ग्यूमेंट है। अब सलार चलो लॉजिकली सोचते हैं। क्या रियली एलियंस की जरूरत थी? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या कहती है? असल में हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं कि ह्यूमंस ने ही यह किया था, और वो भी बहुत क्लेवर तरीके से। पहला एविडेंस, हमें मिले हैं एक्चुअल क्वारीज, टूल्स और वर्कर कैंप्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है रैम्स, स्लेजेस और रोलिंग लॉग्स जो वर्कर्स यूज करते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमें मिली है वर्कर डायरीज, जिनमें लिखा है कि कितने वर्कर्स थे और उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और अलाइनमेंट का मिस्ट्री? सिंपल, एंशिएंट इजिप्शियंस थे ब्रिलियंट एस्ट्रोनॉमर्स। वे यूज करते थे स्टार्स, स्पेसिफिकली नॉर्थ स्टार को ट्रैक करके। और कॉपर टूल्स? हाँ, वे सॉफ्ट थे, लेकिन सैंड के साथ मिलाकर वे बन जाते थे इफेक्टिव कटिंग टूल्स। साइंस ने यह सब प्रूव कर दिया है। तो सलार, एलियन थ्योरी इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन एविडेंस साफ है। पिरामिड्स बनाए गए थे ह्यूमन इंजेन्युइटी से। हमारे एंसेस्टर्स एलियंस नहीं थे, वे सिर्फ इनक्रेडिबली स्मार्ट थे। और यही तो सबसे अमेजिंग बात है, राइट? कल्पना करो, एक आदमी रेगिस्तान में खड़ा है। वो सोचता है, मैं एक 6 मिलियन टन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, पिरामिड। कोई ब्लूप्रिंट्स नहीं, कोई गारंटी नहीं, पहले किसी ने किया नहीं। अब सोचो सलार, ये कितना इम्पॉसिबल लगता है। 6 मिलियन टन्स मतलब 12 बिलियन किलोग्राम। आज के क्रेन्स और टेक्नोलॉजी के बिना कोई कंप्यूटर्स नहीं, कोई मॉडर्न टूल्स नहीं, बस हाथ, रस्सियां और एक क्रेजी विजन। उसकी टीम ने यह सुना। सोचो, कोई प्रूफ नहीं कि यह पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने क्या कहा? बस 3 शब्द, हो जाएगा। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई डाउट नहीं, बस विश्वास। और फिर शुरू हुआ असली काम। स्टोन बाय स्टोन, ब्रिक बाय ब्रिक, हजारों वर्कर्स, डेकेड्स का टाइम, कभी रुके नहीं। जब प्रॉब्लम्स आई तो नए सॉल्यूशंस ढूंढे, रैम्प्स बनाए, पुलिस सिस्टम्स इनोवेट किए, और फाइनली वो खड़ा हो गया, द ग्रेट पिरामिड। अब सलार, तुम्हारे सामने भी कुछ ऐसा है। एग्जाम लगता है इम्पॉसिबल, स्टार्टअप आइडिया क्रेजी लगता है, स्किल सीखना ओवरवेलमिंग है। याद रखो, वो लोग 6 मिलियन टन्स उठा सकते थे, तुम अपना गोल क्यों नहीं अचीव कर सकते? बस एक चीज चाहिए, हो जाएगा एटीट्यूड। तो सलार, नेक्स्ट टाइम जब कुछ इम्पॉसिबल लगे, रेगिस्तान में उस आदमी को याद करो। नो ब्लूप्रिंट्स, नो गारंटी, नो वन बिफोर हिम, लेकिन उसने और उसकी टीम ने कहा, हो जाएगा, और हो गया। तुम्हारा भी हो जाएगा, बस बिलीव करो।